आज क्लास 10 का सिविक्स है, इसमें एक्सरसाइज 5 आपको स्टार्ट करना है, जिसके चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र मालूम होगा आप लोग को, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। यह जो कथन अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया, और आज तक यही परिभाषा हम लोग को भारत में भी चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र के सामने पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा का शासन, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा, और धीरे धीरे उसके खिलाफ आवाज उठी और लोकतंत्र, राजतंत्र हटकर लोकतंत्र का बहाल हुआ। लोकतंत्र में जनता जो अपने आप शासन नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। जनता के प्रतिनिधि कौन होते हैं? हम लोग MLA MP का चुनाव करते हैं, है ना, हम लोग डायरेक्ट वो MLA MP सरकार जाकर सरकार में जाकर वो सरकार का निर्माण करती है और हमारे जन कल्याण के लिए वर्क करती है। क्योंकि अगर सभी देश जनता को शासन चलाने के लिए दे दिया जाए तो सभी देश जो है एक साथ तो अपना भागीदारी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जनता को क्या प्रतिनिधि को चुनते हैं, ताकि एक एरिया में, जैसे MLA एक क्षेत्र में हुआ, एक जिला में हुआ, वो एक जिला को कवर कर सके, एक जिला का दुख सुख का हाल या जन कल्याण का काम कर सके। नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, पहले MLA MP, उसके बाद वो आते हैं, है ना, अपना कंट्रोल करते हैं, अपने क्षेत्र को देखते हैं, है ना। नहीं तो इतना बड़ा जो 1 अरब 1.2 अरब जो लोग हैं, इसका देख रेख करने अकेला किसी का बस का बात नहीं। तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे हम बताएं अशिक्षा, लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। पहले तो बहुत ज़्यादा आतंकवाद एक्टिविटीज़ होती थी, आज भी होती है, लेकिन उससे थोड़ा कम हो गया, नहीं थोड़ा कंट्रोल हो गया। लेकिन पहले के समय में हमेशा फिल्मों में देखे होंगे आप लोग या सुने होंगे कि पहले बहुत ज़्यादा आतंकवाद एक्टिविटी होती थी, अब थोड़ा कम हुआ है। जब से भारत में थोड़ा देखते हो डेली का डेली BSF और हमेशा कुछ न कुछ आतंकवादी या जम्मू कश्मीर में होता रहता है, इसका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा किया जाता है। चलिए, इसमें आपको भरने वाला है लोकतंत्र की चुनौती में। पहला होगा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? 1 का ग है, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इस तरह से 1 का ग, 2 का क, 3 का ख, 4 का ख, 5 का घ। रिक्त स्थान में पहला प्रतिनिधात्मक, दूसरा सत्य, तीसरा 37%, चौथा 35% और पांचवा 263। अब इसमें 3 तरह क्वेश्चन है, अति लघु, लघु और दीर्घ। टोटल 15 प्रश्न है। तो आज लिखिए पहले अति लघु त्रीय प्रश्न। 15 से 16 हुआ। पहला नंबर प्रश्न लिखिए अति लघु में, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? शासन है कैसे? तो लिखिए लोकतंत्र में शासन की ओर से जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं, वे सभी जनता के हित में होते हैं।
जनता के हित में होते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, जनता का पूरा होता हुआ है जनता का, इसके बाद ऐसे करके तब फुल स्टॉप है। मतलब जो भी विकासात्मक कार्य होते किसके लिए, जनता के हित में होता है, तो जनता का फुल स्टॉप। जो भी काम होते हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी काम होते हैं, फुल स्टॉप बोलेंगे तब लेना। जो भी काम होते हैं सब जनता के निर्वाचित, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। पोस्ट में जनता के द्वारा, पोस्ट में जनता के द्वारा फुल स्टॉप, जनता के द्वारा फुल स्टॉप। जो भी काम होते हैं, जो भी काम होते हैं वे, जो भी काम होते हैं वे जनता के हित में, जो भी काम होते हैं वे जनता के हित में होते हैं, ब्रैकेट में जनता के लिए फुल स्टॉप, जनता के लिए फुल स्टॉप। अतः इससे स्पष्ट है कि, अतः इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र, अतः इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता का कौमा जनता के द्वारा, इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता का कौमा जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है, फुल स्टॉप। दूसरा नंबर प्रश्न, गठबंधन की राजनीति। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग को मालूम होगा कि देश का जो कानून है दो तरह से चलता है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। राज्य सरकार अपना कानून बनाता है और केंद्र सरकार जो है कानून बना कर देता है राज्य सरकार को, तब वो अपना वर्क करते हैं। अगर दोनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार का ही काम मान्य है। सभी कोरोना वायरस के कारण हम बात करें तो केंद्र सरकार कहे कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, सब पूरा लॉकडाउन होगा, राज्य सरकार अपना लॉकडाउन नहीं खोल सकती। लेकिन जब तक केंद्र सरकार कह दे कि राज्य सरकार का अपना मन है लागू करे या ना करे, तो ये उस पर छोड़ दिया जाता है नहीं। लेकिन कुछ बातों पर केंद्र सरकार ही कंट्रोल करती है, चाहे दोनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार का काम ही मान्य होता है, उसकी बात ही मान्य होती है। उत्तर लिखिए दूसरा का, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, उत्तर लिखिए दूसरा का, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र निश्चित रूप से प्रभावित होता है। आपसी टकराव से लोकतंत्र
निश्चित रूप से प्रभावित होता है। फुल स्टॉप। इस टकराव के चलते फुल स्टॉप। इस टकराव के चलते आतंकवाद से लड़ने इस टकराव के चलते आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा पहुंचती है। फुल स्टॉप। अतः दोनों के बीच तालमेल रखना जरूरी है। फुल स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? परिवार तो तुम लोग जानते ही हो। परिवारवाद मतलब क्या होता है कि जब कोई नेता अपने सत्ता को अपने पुत्र, बेटा, पोता, समधी, बेटी, समधन इस सब को ट्रांसफर कर देता है तो परिवारवाद। दोनों में भी परिवारवाद सबसे ज़्यादा दिखे, एक कांग्रेस में, एक राजद में। कांग्रेस में देखो जवाहरलाल नेहरू अपने किसको दे दिया? बेटी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने दो बेटे को, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी अपनी पत्नी को सोनिया गांधी और मेनका गांधी, नहीं फिर वो उससे आया तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी, है कि नहीं? उसके बाद अभी प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, ये सब में क्या हुआ? सत्ता हस्तांतरण होता है। उसी तरह से हम लालू प्रसाद की बात करें, लालू प्रसाद की पत्नी, लालू प्रसाद, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके समधी, उसके दामाद, सब क्या है? परिवारवाद के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं, नहीं? और इसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? परिवारवाद। तो चलिए तीसरा का सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना परिवारवाद कहलाता है। सौंप देना परिवारवाद कहलाता है। फुल स्टॉप। परिवारवाद का अच्छा उदाहरण, परिवारवाद का अच्छा उदाहरण भारत में गांधी परिवार को ले सकते हैं तथा बिहार में लालू प्रसाद के परिवार को तथा क्या लिखिए? लालू प्रसाद के परिवार को। फुल स्टॉप। प्रश्न नंबर लिखिए 4, आर्थिक अपराध क्या है? आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें।
तुम लोग सुने होंगे कि अभी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का आर्थिक क्रिया स्टार्ट किया जाए। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या? जिससे पैसा होता है। नहीं, आज से तो ऑटो रिक्शा इत्यादि सब चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा पर 2 आदमी, नहीं ये रिक्शा पर 1 आदमी, इस टाइप से स्टार्ट किया है। तो आर्थिक गतिविधि का मतलब जिससे आमदनी। तो क्या होता है आर्थिक अपराध? पैसे के लेन देन में जो अपराध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक लेन देन। जब सबसे बड़ा आर्थिक अपराध में घूस होता है। टेबल के नीचे से पैसा देना, नहीं उसको टेबल के नीचे से हम लोग कहते हैं घूस को क्या बोलते हैं? टेबल के नीचे पहले के समय में आदमी डायरेक्ट पैसा नहीं देता था, टेबल के नीचे से पैसा देता था पहले के समय में। अब तो साइबर क्या कहते हैं हम लोग, ऑनलाइन पेमेंट होता है। अब साइबर अपराध तो लगभग में दिखाई भी नहीं पड़ता है। किसी को पैसा देना, गूगल पे मार देता है कैश। अब कैश देता कहाँ? नहीं, घूस देना हो बस डायरेक्ट पेटीएम में चला जाता है पैसा। पहले के समय में गड्डी का नोट फिल्म सब में देखिए होगा ना, टेबल के नीचे से पैसा देता था। उसको आर्थिक अपराध के अंतर्गत लगते हैं, भ्रष्टाचार। तो लिखिए बिना आयकर चुकाए, आयकर का मतलब इनकम टैक्स होता है। उत्तर लिखिए चौथा का, बिना आयकर चुकाए धन एकत्र करना, धन एकत्र करना आर्थिक अपराध है। धन एकत्र करना आर्थिक अपराध है, फुल स्टॉप। घूस में धन वसूल कर, घूस में धन वसूल कर एकत्र करना भी आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध है, हाँ, आर्थिक अपराध है, फुल स्टॉप। यह काम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के ऑफिसों में देखने को मिलता है। 5 नंबर तुमको ब्लॉक के ले गए थे, याद है? तो बहुत सारा आदमी का नहीं बना था। हम क्या किए थे? 100 रुपया दिए, 50 रुपया दिए, किसको? बुढ़वा को, बिना सर्टिफिकेट का है ना, बिना सर्टिफिकेट के दे दिए। चलो 50-100 रुपया जमा करो और ले लो। सर मेरा बोला ना सर, नया इतना मोटा गड्डी का पेपर था, हमारा बोला कि जाती आवाज से 2 गो निकल गया, 1 गो नहीं निकला। हम बोले कि अच्छा से खोजे निकलेगा उसमें, फिर दोबारा खोजा तो सब मिल गया। सब जगह होता है, देखने को कैसे नहीं मिलता। तुमको जल्दी काम कराना हो, राशन कार्ड का हो या कोई भी तरह का वर्क, 150 दो, नहीं दफ्तर में चपरासी सब ऐसे ही लगा रहता है, सब दफ्तर में 2 4 चेला चपाटी दलाल लगा रहता है। पैसा 150 दो, सरकारी काम में तो हाँ, सरकारी काम में खासकर आपको कोई भी दफ्तर में ये सब चलता है। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न। एक बार 5 नंबर प्रश्न लिखिए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो लिखिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। लोकतंत्र का रखवाला है इस अर्थ में, रखवाला है इस अर्थ में कि यह कानून
लोगों को यह कानून लोगों को जानकार बनाता है। यह कानून लोगों को जानकार बनाता है। फुल स्टॉप। यह लोकतंत्र को रखवाले के तौर पर यह लोकतंत्र को रखवाले के तौर पर सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। फुल स्टॉप। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। फुल स्टॉप। लगाता है। फुल स्टॉप। यह कानून लोकतंत्र को मजबूत भी करता है। फुल स्टॉप। अब हेडिंग दीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले सप्ताह ये सिविक्स खत्म होना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न लिखिए, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लोकतंत्र से क्या समझते हैं? लिखो। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो देश की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। फुल स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। फुल स्टॉप। इसमें जो भी काम होते हैं वह जनता की भलाई के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए। दूसरा नंबर प्रश्न। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? आप लोग को इससे पहले बताए होंगे गठबंधन किसको कहते हैं। मतलब जब दो दल चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद एक दूसरे से के साथ मिलकर सरकार का क्या करती है? गठन करती है, नई सरकार बनाती है। उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। अभी जैसे भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार है, जदयू से बिहार में
है कि नहीं? तो क्या होता है कि चुनाव से पहले ही गठबंधन किया जाता है। उसी तरह से राजद कांग्रेस से गठबंधन किए हुआ है। बिहार में अगर बनेगा उसका सरकार तो दोनों मिलकर बनाएगी, लेकिन गठबंधन की सरकार मजबूत नहीं होती है, क्योंकि जब कोई निर्णय लेना होता है तो जब तक दोनों दल का सहमति न हो तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। बहुत सारे कॉन्ग्रेस होते हैं, है ना, तो ये मजबूत क्वेश्चन बोले हैं गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। उत्तर लिखिए, गठबंधन की राजनीति अनेक प्रकार से लोकतंत्र को प्रभावित करती है। लोकतंत्र को प्रभावित करती है, फुल स्टॉप। गठबंधन में शामिल होने वाले राजनीतिक दल अपना वर्तमान तो सुधारना चाहती ही है, साथ ही साथ अपना वर्तमान तो सुधारना चाहती ही है, साथ ही साथ अपना भविष्य भी सुधार लेना चाहती है, फुल स्टॉप। गठबंधन की सरकार अस्थायी नहीं होती है, यह सरकार कभी भी टूट सकती है और लोक कल्याणकारी कामों में बाधा पहुंचा सकती है। लोक कल्याणकारी कामों में बाधा पहुंचा सकती है। और नंबर एक वृत्त है, इसमें इस टाइप का बना हुआ है ABC। तो क्या देखने में लग रहा है कि अगर हम लोग पूरे वृत्त में से अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, बीच में समबाहु त्रिभुज बना हुआ है का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है इसकी त्रिज्या 32 cm, वृत्ताकार मीट कोष्ठी यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ, यहाँ कितना है 32 हुआ। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अगर हम इसको आधा काट दे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आधा काट दे तो 30 डिग्री। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज का भुजा हमको नहीं मालूम है। भुजा कौन, चाहे AB, AC या BC, तीनों भुजा में कोई एक भी भुजा हमको पता चल गया तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कैसे निकाला जाएगा भुजा से देखा जाए। अगर हम लोग आधा निकाल लेते हैं इसका तो आधा भी तो दोनों बराबरे हैं, अगर आधा निकालते हैं तो आधा भी मिल जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्या निकल जाता है, भुजा। अब कहोगे सर कैसे, देखो OBM त्रिभुज बन रहा है, R का मान 32 cm दे दिया, त्रिभुज OBM में ध्यान से देखिए ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार। कर्ण आधार कौन सा सूत्र में होता है,
कॉस में, किसमें होता है कॉस थीटा। आगे चल के पढ़ोगे तुम लोग बताएंगे हाइपोटेन्यूज के लिए ये, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा h। तो कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, b का मान bm या mb बट्टा क्या होगा h का मान कितना है 32। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। mb बट्टा 32 क्रॉस करेंगे 2mb बराबर 32√3, mb बराबर 32√3/2। mb बराबर क्या होगा बोलो। अगर ये 16√3 है तो ये भी 16√3 होगा। तो BC में क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भुजा, बराबर 16√3 प्लस 16√3 जोड़ देंगे, क्या आएगा 32√3 मीटर है कि CM होगा, CM निकल गया। अब क्या लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू पाई r, समबाहु त्रिभुज का √3/4 a स्क्वायर। 22 बट्टा r का मान कितना 32 माइनस √3/4 a का मान कितना 32√3 का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पर 22 32 से गुना 22 से 528, यहाँ पर 32√3 और 32√3 से गुना करेंगे 32 32 गुना करेंगे 1024 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, तो 1024 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3072। अब 4 से आप काट दीजिए इसको, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32। इस तरह से आपका आंसर हो गया 22,528 बटा 7 माइनस 768√3 और CM स्क्वायर। ये आपको ये जो देख रहे हैं ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर में 4 को वृत्त से घेर दिया गया, लेकिन वर्ग के अंदर चतुर्थांश ही है, पूरा वृत्त नहीं है। पूरा वृत्त है क्या, पूरा वृत्त नहीं है। कैगो चतुर्थांश है 1 2 3 और 4, ये चतुर्थांश है। अगर पूरा टुकड़ा रहता वृत्त का तो चारों टुकड़ा को घटाना पड़ता है, लेकिन मात्र वर्ग के अंदर में आपको 4 गो टुकड़ा है, वो भी चतुर्थांश है, ये पूरा वृत्त नहीं। तो क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 गो चतुर्थांश को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हम लोग जानते हैं इसमें लिखा हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया है 14 cm। तो याद रखिएगा जब त्रिज्या इसका निकालेंगे तो पूरा 14 cm है, तो इसका आधा क्या होगा वो वृत्त की त्रिज्या होगा, वृत्त की त्रिज्या 14/2 मतलब 7 cm निकल गया। अब क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर। a का मान कितना है 14, पाई का मान 22 बट्टा r का मान 7 गुने 196 154, 6 में से आ गया 2, 9 में से आ गया 5, 52 cm स्क्वायर इसका आंसर होगा। जो है थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग को इसका जो बनाने का तरीका वो हम बता रहे हैं। इसमें ट्रैक को जो बनाना है इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं बनाना है। अगर उसके अनुसार बनाइएगा तो इसमें कुछ नया चीज हमको कर रहे हैं। देखिए है ना,
यहाँ से करिए आप एक लकीर खींच दीजिए, खींच दिए। एक नया तरीका से बनाएंगे। इसमें हम बता दें कि इसमें दो अर्धवृत्त हो गया, एक वृत्त इधर हो गया, एक वृत्त अर्धवृत्त इधर हो गया, दो अर्धवृत्त हो गया वाह। और दो आपको क्या हो गया, ये जो लंबाई है ये आपको आयत हो गया। क्या हो गया? आयत। ये पूरा का जो दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया है? 60 मीटर। और ये ट्रैक की चौड़ाई जो दिया है 10 मीटर। ट्रैक की चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। और ये पूरा रेखाखंड की जो लंबाई है वो 106 मीटर दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए पहला नंबर। पहले आपको हम बता दें कि अगर ये 60 है पूरा, इसको व्यास कहते हैं हम लोग, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास। व्यास कितना है? 60 मीटर। तो छोटा आर कितना हो जाएगा बाबू? 60/2 मतलब 30 मीटर। ये इसका आधा जो हो गया ये कितना होगा? 30 मीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का चौड़ाई, बड़ा आर मान लेते हैं हम लोग, 30 + 10 तो कितना हो गया? 40 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करिएगा बड़ा वाला वृत्त का, नहीं तो बाहरी वृत्त हम कह सकते हैं ये 40 मीटर हो जाएगा। अब आइए पहला नंबर जो प्रश्न आपके पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। जरा ध्यान से देखिए, दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो अच्छा, कोई आदमी इस ट्रैक पर अगर दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा तो बताइए। यहाँ दौड़ा ना रे, फिर ऐसे घूम गया, फिर यहाँ दौड़ा, फिर इधर से घूम गया। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि ये लंबाई 106 मीटर है। कितना है? 106 मीटर प्लस 106 प्लस ये क्या है? अर्धवृत्त। ये जो एक गोल चलेगा इसको अर्धवृत्त हो गया। तुमको 2 ठो अर्धवृत्त है। क्या अर्धवृत्त है? एगो इधर से एगो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को इस परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? परिधि। क्षेत्रफल नहीं होते, घूम जाएंगे हम बोलते हैं ना, एक राउंड घूमिएगा तो एक परिधि होगा, 2 राउंड। तो ये अगर आधा घूमेगा तो आधा परिधि होगा नहीं। तो 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है? 106 212। अर्धवृत्त की परिधि होता है 1/2 2πr। 2 से 212, 2 गुणे 22/, आर का मान कितना हुआ? छोटका आर 30। 222 गुना 44, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13। इस तरह से 2 गुणे अर्धवृत्त की परिमिति 2 गुणे 1/2 2πr अर्धवृत्त होता है। इस तरह से 212 प्लस 2 गुणे 2 से 2 कट गया, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 30 गुना किए 1320 बट्टा का जोड़ कीजिए 1484, 1320 को 2804 cm 1 बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इसमें कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, पथ का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का मतलब ये दोनों भाग हुआ, ये दोनों भाग, ये भाग नहीं हुआ, क्षेत्रफल यही नहीं हुआ। तो क्या देख रहे हैं कि 2 ठो आयत मान लेते हैं, एक आयत ऊपर एक आयत नीचे, और 2 ठो ये अर्धवृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त इधर और एक अर्धवृत्त इधर, है ना। इसमें भी क्या है? डबल है। लिखेंगे 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बॉय? एल गुने बी। दो अर्धवृत्त है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बड़ा एक छोटा है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, आप ऐसे बना सकते हैं। एक बड़ा हो गया आर और एक छोटा हो गया। मान बैठाइए 2 गुने, अच्छा इसका लंबाई कितना 106 है और चौड़ाई कितना है 10। 2 गुने पाई का मान 22/7। बड़ा आर कितना है 40, छोटा आर कितना है CM स्क्वायर। गुना करें इसको, 2 6 के 12, 2 1 2, 21 20 प्लस 22 गुना 44/7, 4 चौका 1600 माइनस 3 किया 9। इसमें कोई दिक्कत? 2120 प्लस 44/16 में से 9 गया कितना 700 CM स्क्वायर। 700 से कट जाएगा 21 20, ये कितना हो गया 4400 CM स्क्वायर। जोड़ देंगे 0 2 4 1 5 4 2 6520 6520 CM स्क्वायर। ये आपका चित्र दिया हुआ है, आप इसको D O C A कौन सा भाग कलर है बाबू? ये भाग है, नीचे वाला भी है और AC गोल वाला भी है। और ये भाग कलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आधा वृत्त है, ये क्या है आधा वृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसको वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये छांकित है ना, ये तो पूरा छांकित, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे अर्धवृत्त में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाकर वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो छांकित भाग का निकल जाएगा। अब क्या सब दिया हुआ है सुनिए, एक ही चीज दिया हुआ OA, O और A। OA कितना हम बता दें, अगर OA 7 CM है तो सब चीज 7 CM होगा सब तरह। कौन कौन? OC OB OD कितना 7 CM। अगर हम लोग OD से ले ले तो OD के लिए या इस वृत्त के छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगा। छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहे तुमको तो ये 7 क्या होगा 2 CM। और बता दो ए भी हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आपको OC तो 7 सेंटीमीटर दे दिया है तुमको, तो ऊंचाई तो निकल ही गया, लेकिन आधार नहीं ना मालूम। आधार कौन है इसका ए भी, तो ए भी बराबर क्या होगा 7 + 7। अब आएगा सर 7 + 7 कैसे हुआ, तो OA 7 है, OB भी क्या है 7, तो 14 CM। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ गया बात? अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। मान बैठाया जाए 22/। अच्छा बड़ा वृत्त का जो है त्रिज्या कितना दिया 7 CM 1/2। इसका बेस हम लोग निकाले हैं, ए भी बेस होगा मतलब 14 CM और हाइट तो 7 CM दे ही दिया है 22/7। छोटा त्रिज्या का जो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 7/2 गुने 7/2। इस पूरे मान को बैठाने के बाद हम लोग काटकुट करेंगे इसको। 7 से 7 कट गया 11 70 है ना, 2 7 14 7 7 49 7 से 7 2 से 11 7। आप ये भी कर सकते हैं, घटा दीजिए 17 में से 9 गए कितना 8,
ये बच गया 6 में से 4 गया 2, इसको 2 से भाग कीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 8 10 5 8 8 16, 3 2 5, 3 2 5 1 6 66.5। इस टाइप का आपको एबीसी दिया है 10वां नंबर में, एबीसी ये भाग मात्र छायांकित है ना। और एबीसी क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज में मात्र पूरा वृत्त नहीं है, पूरा वृत्त क्या है, मात्र इतना ही है रे, ये त्रिज्यखंड है, ये क्या कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज में हम 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 गो त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये वाला जो भाग है छायांकित, ये आपको निकल जाएगा। अब इसमें देखिए क्या सब दिया हुआ है। पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, पाई का मान भी दिया हुआ है, √3 का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 17,320.5 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², ठीक है। a² बराबर क्या होगा, वो 17,320.5 में 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। अब क्या करिएगा, आप इस √3 का मान बैठा दीजिए 1.73205, a² 17,320.5 में 4 पॉइंट आप हटा दिया जाए। पॉइंट कैसे हटाते बाबू, नीचे वाला दशमलव ऊपर 0, 2 2 4 1 5, एक पर कितना 0 और ऊपर वाला में 1 दशमलव, ये आपका पूरा का पूरा a बराबर √4 पर 4 को जोड़िए, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 200 निकलेगा। कितना निकलेगा, 200 क्या निकला, इस समबाहु त्रिभुज का भुजा निकला। अब ये भुजा तो इतना बड़ा होता है, ये तो क्या कहते हैं, वृत्त तो आधा में है नहीं, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, इसका आधा कितना आएगा, 100 CF। थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री त्रिज्यखंड का। अब हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। उसके लिए पहले आप क्या करिए, 3 त्रिज्यखंड का तो आसान हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तो मालूम है ना। ऐसा करिए, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। 3 त्रिज्यखंड 3 गुणे थीटा बट्टा 360 पाया, बोले थीटा का मान 60 बट्टा 360, 3.14, आर का मान कितना 100, 100 गुणे 100, 6 3 दूना 1.57। अगर इसको गुना करते हैं हम लोग तो 15,700 cm² रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 दिया हुआ 17,320.5 और 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया 15,700, घटा देंगे 1620 cm²। इस तरह से आज का हम 10 सवाल 5 सवाल बता दिए। अब अगला वीडियो में आपको ये चैप्टर समाप्त